गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी स्कूल पे, जिस पे हम लोग 70th बीपीएससी मेंस के लिए 70th बीपीएससी मेंस के लिए जो GS1 के सेक्शन 2 में करंट अफेयर्स के प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसके लिए कुछ कुछ टॉपिक्स का मैंने कलेक्शन लाने की कोशिश की है। पॉसिबली ये आपको एक हेल्पफुल इंसाइट देगा इन टॉपिक्स पे। तो आइए चलिए चलते हैं, कुछ टॉपिक्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जिस टॉपिक पे आज चर्चा करने वाले हैं वो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये जो टॉपिक है वो चर्चा में था क्यों। तो रिसेंटली क्या हुआ था, जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने मर्सी पिटीशन जो फाइल किया गया था पाकिस्तानी नेशनल मोहम्मद आरिफ के द्वारा, उसको प्रेसिडेंट ने खारिज कर दिया है, जो कि जिन्हें डेथ सेंटेंस मिला है टेररिस्ट अटैक ऑफ 2000 एट रेड फोर्ट पे अटैक करने के लिए। तो आइए कुछ पॉइंट्स इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। जो पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है वो डिराइव होता है आर्टिकल 72 से, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 72 से डिराइव हो रहा है, और ये अलाउ करता है प्रेसिडेंट को टू ग्रांट मर्सी टू इंडिविजुअल्स जो कि कन्विक्टेड हैं ऑफेंसेस के कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस पे। तो सबसे पहले बात ये उठती है कि ये पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट को दिया क्यों गया। तो देर आर टाइम्स कि लैक ऑफ एविडेंसेस की वजह से भी, या पूरी तरीके से जस्टिस सही से नहीं मिल पाए अगर, तो इन एक लास्ट अपील के तौर पे आप प्रेसिडेंट को अपील कर सकते हैं, मर्सी पिटीशन वहाँ पे दायर कर सकते हैं, और इफ़ प्रेसिडेंट फील्स सो तो वो उस जुडिशियल एरर को करेक्ट करने की कोशिश की तरफ ये एक एफर्ट है, जो कि लेकिन क्या ये सारे केसेस में मिलता है? तो नहीं, ये डिजर्विंग केसेस में मिलते हैं। तो क्या क्या टाइप्स है पार्डनिंग पावर के, आइए हम लोग पहले देखते हैं। तो बेसिकली इसको 5 कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं। पहला जो कि पावर है पार्डनिंग का वो है पार्डन। पार्डन मतलब क्या होता है? माफ़ कर देना। तो कंप्लीटली पनिशमेंट को ही रिमूव कर देना, और जो कन्विक्शन किया गया उसको पूरी तरीके से हटा देना, और उसके बाद उस पर्सन के जो भी बेसिक राइट्स है उसको रीस्टोर कर देना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी इंसान को फांसी की सज़ा मिली है तो उसको पूरी तरीके से हटा देना। अब यहाँ पे सेकंड में जो है वो है, उसका नाम है कम्यूटेशन। अभी कम्यूटेशन का मतलब क्या है, यूँ समझ लीजिए कि चेंज कर देना, कम्यूट कर देना। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो पनिशमेंट आपको दिया गया उसको रिड्यूस कर दे के लेस सिवियर वन में कन्वर्ट कर देना। जैसे किसी को डेथ सेंटेंस मिला है तो ऑन द ग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटी उसे प्रेसिडेंट चाहे तो लाइफ इम्प्रिजमेंट में कन्वर्ट कर सकती है, या फिर ईयर्स कम कर सकती है। पूरी तरीके से लाइफ इम्प्रिजमेंट को किसी दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट कर सकती हैं। तो ये कुछ इस पावर के तहत उनको राइट है। रिमीशन फिर होता है। रिमीशन का मतलब क्या हुआ कि कुछ छूट दे देना। जैसे हमें छूट मिलती है ना 20% ऑफ, 30% ऑफ, तो उसी तरह ये ऑफर पीरियड है, यूँ समझ लीजिए प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि सेंटेंसेस को रिड्यूस करता है विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर। तो इसमें नेचर चेंज नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपको, आप देखते होंगे अपने आसपास में कि समटाइम्स हम लोग सुनते हैं ना कि जेल से 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त इन दौरान कुछ कैदियों को रिहा कर दिया जाता है। तो ये रिमिशन के तहत ही होता है। उनकी जो सज़ा 10 साल की होती है, 15 साल की होती है, तो उसकी जो पीरियड है उसको कम करके उन्हें जल्दी ही छोड़ दिया जाता है और उनके राइट्स को रिस्टोर कर दिया जाता है। अब एक रिस्पाइट है। रिस्पाइट में पनिशमेंट को रिड्यूस किया जाता है ड्यू टू स्पेशल सर्कमस्टांसेस। मान लीजिए देयर आर टाइम्स कि कुछ लोगों को बहुत ही सीवियर पनिशमेंट दिया गया, लेकिन वो डिसेबल है, वो मेंटली फिट नहीं है, या फिर मान लीजिए कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो उन्हें कुछ छूट दी जाती है, रियायत दी जाती है, जिसकी वजह से उनकी पनिशमेंट में कुछ कमी लाई जाती है। फिर है एक रिप्राइव। तो ये कब यूज होता है? तो मान लीजिए कि किसी को कैपिटल पनिशमेंट दिया गया है और वो अपील करना चाहते हैं फर्दर, लेकिन उनका डेट काफ़ी नियर है, तो इन दैट केस प्रेसिडेंट चाहे तो उनको टेम्परली पोस्टपोन कर सकता है उनके एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस। फिर हम लोग देखते हैं स्कोप आर्टिकल 72 का कहाँ कहाँ तक है। तो ये ऑफेंस जो कि यूनियन लॉ के अंडर कवर्ड है, वहाँ तक इनका। फिर कोर्ट मार्शल भी जो होता है उसमें भी प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर एक्सटेंड होते हैं। और डेथ पेनाल्टी के केसेस में, चाहे वो यूनियन लॉ हो या स्टेट लॉ, डेथ पेनाल्टी के केसेस में सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है पार्डनिंग पावर। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये जो पार्डनिंग पावर है, कोई ये बोल सकता है कि ये मेरा मैटर ऑफ राइट है, ये मेरा हक है, तो मुझे प्रेसिडेंट के पास जाना ही है जाना। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, जो इस केस का नाम था कहर सिंह। ओके, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताने की कोशिश की है कि ये एक्ट ऑफ ग्रेस है, दया है, इसे आप एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकते। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि इस केस से, कहर सिंह केस से, कि जो पार्डनिंग पावर है उससे आप एज अ मैटर ऑफ राइट हक के तौर पे क्लेम नहीं कर सकते। तो क्या कुछ लिमिटेशन है
पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट पे, तो हाँ है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई किया है कि प्रेसिडेंट किसी भी मामले में विदाउट एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो कुछ करेंगे ही नहीं। ये स्पेसिफिकली आप जानते भी हो कि मेंशन है आर्टिकल 74 में, जो बोलता है कि द प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टेंडर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये भी बोलता है कि आर्बिट्रेरली किसी भी मामले में इस पावर को यूज नहीं किया जा सकता। रिसेंटली आपने देखा है ना कि जो गुजरात दंगा का जो रेप केस था, उसमें वहाँ के गवर्नर ने उनके कन्विक्ट्स को रिहा कर दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को ओवरटर्न कर दिया और फिर से उन्हें जेल में भेज दिया। तो इस तरह से जो पार्डनिंग पावर है उस पर लिमिटेशन भी है। आप आर्बिट्ररली बिना कुछ सोचे समझे सोसाइटी पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसको जाने बिना आप पार्डन नहीं कर सकते। फिर गवर्नर के पास पे भी इससे क्लियर है कि उसके पास उन्हें भी पार्डन करने की पावर होती है, लेकिन सिर्फ स्टेट लॉ के अंडर जो चार्जेस लगे हैं उसमें, और डेथ पेनल्टी का स्कोप गवर्नर के अंडर नहीं होता। तो ये एक प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ये ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है। तो क्या कभी मिसयूज हुआ इस पार्डनिंग पावर का? अगर ये पॉसिबल भी तो है ना कि इस पावर का मिसयूज हो, तो हाँ एक इंस्टेंस है जो कि काफ़ी लोग मेंशन भी करते हैं। तो जब प्रतिभा पाटिल जी का, लेट मी चेंज माय पेंसिल फर्स्ट, जब प्रतिभा पाटिल जी का कार्यकाल था तो उस टाइम पे इन्होंने अराउंड 30 पार्डन्स दिए हुए थे। ठीक है, अब 30 पार्डन्स ऐसे भी दिए हुए थे उन्होंने जिसमें से 22 जो तक हेनस क्राइम्स थे। तो ये एक क्रिटिसिज्म जाता है कि काफ़ी ज़्यादा मिसयूज हुआ था, ऐसा लोगों का मानना है कि पार्डनिंग पावर का। और आप देख रहे हो ना कि 30 में 22 तो हीनस क्राइम है, मतलब काफ़ी जघन्य अपराध जिसे आप बोलते हैं। फिर एक और आर्टिकल काफ़ी चर्चा में था रिसेंट में, क्यों? क्योंकि जो वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर थे उन पे एलिजेडली सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगा था। अब लेकिन क्या उनको अरेस्ट किया जाएगा? तो आइए देखते हैं कुछ। तो आर्टिकल 361 जो है वो इम्यूनिटी देता है प्रेसिडेंट को, गवर्नर ऑफ स्टेट को, किसी भी लीगल अकाउंटेबिलिटी के। जब वो ऑफिस में हो तो उन पे कोई केस नहीं चलेगा अगर वो ऑफिस के दौरान के मामले रहे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं है फॉर द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स ड्यूटीज ऑफ देयर ऑफिस। उन पे कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलेगा, उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, इम्प्रिजन नहीं किया जा सकता। तो भाई ये इम्यूनिटी जो मिल रहा है गवर्नर को, प्रेसिडेंट को, तो ऐसा क्यों मिल रहा है? तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भगवान सब कुछ करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, कभी भी बुरा नहीं करते। तो ये वही कॉन्सेप्ट है जो कि प्रेसिडेंट और गवर्नर पे लागू होता है कि द किंग कैन डू नो रॉन्ग, और इसे लैटिन में क्या बोलते हैं? रेक्स नन पॉटेस्ट पैकर। अब ये जो इम्यूनिटी पावर है हम लोग देख रहे हैं गवर्नर को, प्रेसिडेंट को मिले हुए हैं, तो क्या ये किसी राइट का वायलेशन है? तो ये वायलेशन कहना सही नहीं रहेगा, एक्सेप्शंस आप बोल सकते हो। जैसे कि रिजर्वेशन को हम लोग एज पार्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी देखते हैं, उसी तरह ये एक प्रकार से हमारे जो हायर ऑफिसेस हैं उनमें कुछ एक्सेप्शन, उनके लिए कुछ एक्सेप्शंस बनाए गए हैं। तो प्रेसिडेंट को, गवर्नर को इम्यूनिटी दिए गए हैं। जो जर्नलिस्ट है उनको लीगल एक्शन से बचाया जाता है अगर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को वो क्या करते हैं, ट्रू रिपोर्ट्स जो है उसको पब्लिश करते हैं। तो ये एक प्रकार से देखिए तो ये सेफ गार्ड करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी। पार्लियामेंट में भी इम्यूनिटी दिया गया है आर्टिकल 105 और 194 के तहत स्टेट लेजिस्लेचर और हमारे जो एमपीज़ हैं उनको, ताकि वो पार्टिसिपेट कर सकें। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल 39B और 39C को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी 31C का सहारा लिया जाता है। अगर तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था ना कि वेनेवर जहाँ पे भी 39B और 39C आ जाता है वहाँ पे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 चले जाते हैं। तो ये मतलब कहा जाता है कटाक्ष के तौर पे। उसी तरह हमारे जो फॉरेन डिप्लोमेट्स आते हैं हमारे देश में, यूएन एजेंसी के जो मेंबर्स आते हैं, तो उन पे कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं चलेगा, उन्हें भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी जाती है। एक और रिसेंट में आर्टिकल चर्चा में था तो मुझे लगा कि इसे डिस्कस कर लेता हूँ। अब ये है क्या? तो ये आर्टिकल जो रिलेटेड है आर्टिकल 329B वो प्रोहिबिट करता है जुडिशरी को कि वो किसी भी इलेक्शन रिलेटेड मैटर को नहीं देखेगा। अब देख लेते हैं अमेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 19th अमेंडमेंट एक्ट, अब जो स्पेसिफाई करता है कि अगर इलेक्शन हो पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का, और उसको चैलेंज करना है तो कोई डायरेक्ट वहाँ पे चैलेंज नहीं कर सकता। इसके लिए क्या होगा कि इसके लिए आपको इलेक्शन पैटिशन दायर करना होगा, और वो भी क्या, ये इलेक्शन पैटिशन आप कहीं पे भी दायर कर दोगे क्या? ये इलेक्शन पिटीशन आप कहीं पे भी दायर करोगे क्या? नहीं, बिफोर दी अथॉरिटी एंड इन मैनर जो कि लॉ पार्लियामेंट पास करेगी उसी के बेसिस पे। तो
पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 पास किया है, जो कि इंपावर करता है हाई कोर्ट्स को, नॉट सुप्रीम कोर्ट। ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट डाल के यूपीएससी में समटाइम्स प्रीलिम्स में कंफ्यूज करने की कोशिश की जा सकती है। तो जो इलेक्शन पिटीशन है वो हाई कोर्ट्स में दायर होते हैं टू डिसाइड इलेक्शन पिटीशन, और अगर आप उस डिसीजन से खुश नहीं है तो उसे आप चैलेंज कर सकते हैं, कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। तो इस तरह से आज डे 3 मेरा समाप्त होता है, और आई थिंक होप यू एंजॉयड डे 3 ऑफ मीन्स 360 डिग्री program by UPSC School।